नमस्कार, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की, और वो हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, आप उनके डिप्टी हैं, नंबर 2 हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बजट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं थी वो मिक्स्ड थी, कहीं खुशी कहीं गम। आपको क्या लगता है कि विपक्ष हमेशा गम में रहेगा और जो आपके समर्थक है वो हमेशा खुश होंगे? पहले तो मैं जी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के कोने कोने से बजट का स्वागत हुआ, और वो लोग भी जो आलोचना करते थे हमारी नीतियों की, उन लोगों ने भी भरी भरी प्रशंसा की है कि देश को जिस तरह का बजट चाहिए था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रोजगार उत्पन्न हो, देश को विकास दर बढ़े, उस सभी कदम जो करने चाहिए थे हमने वो किए। दूसरा, आंकलन शेयर मार्केट से पता चलता है, जहां पर पहले दिन सेंसेक्स में उछाल 2200 अंक से ज़्यादा था, दूसरे दिन 1200 से ज़्यादा था, और लगातार मार्केट 50,000 अंक से ऊपर बंद हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि लगातार सकारात्मक इस पे पक्ष देखने को मिला। और दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति इस वर्गों के लिए जो 51.65% बजट में इजाफा हुआ है, 83,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ रुपया उसके प्रावधान किया गया। किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपया पीएम किसान में लाया गया। मनरेगा में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए 73,000 करोड़ का बजट किया गया। आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए 34.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, यानी कि 5.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा खर्च करेगी। इससे पता चलता है कि कैसे सड़कें, रेल, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में तो 137% हेल्थ का बजट बढ़ाया गया। 2,23,000 करोड़ रुपये इसको बजट को प्रावधान किया गया है। ये अपने आप में आंकड़े दिखाते हैं कैसे हम देश को आगे ले जाने वाले हैं। हर वर्ग ने इसका प्रशंसा की है। बाकी ऑपोजिशन की बात कहें तो उनका काम है कुछ कहना, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहना। लेकिन अनुराग जी, जो मिडिल क्लास है, जो इनकम टैक्स पेयर है, वो कहता है कि हर बार उनको झुंझुना ही मिलता है। वो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार टैक्स रिबेट में कुछ आप राहत देंगे, या उनके जेब में से जो पैसा ज़्यादा निकलता है वो कुछ बच जाएगा, तो कोरोना की जो मार है उससे कुछ उबर पाएंगे। आपको क्या नहीं लगता कि जो टैक्स पेयर है, ईमानदार टैक्स पेयर है, उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता? एक तो अगर किसी सरकार ने इनकम टैक्स में कमी लेकर आए तो मोदी सरकार लेकर आई। पिछले 2-3 वर्षों में हमने लगातार इंडिविजुअल का इनकम टैक्स भी कम किया, उसको ऑप्शन भी दी, पुराने वाली व्यवस्था भी और नए वाली भी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी, हमने कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो 15% टैक्स रेट कर दिया, उसमें भी उनको लाभ मिला है। पहले वाले टैक्स को भी कम किया, तो जो व्यापार करता है उसको टैक्स वैसे कम देना पड़ता है। इससे किसको लाभ मिला? रोजगार ज़्यादा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, आगे वो करेगा। और वहीं पर दूसरी ओर जो बैंकों के ब्याज थे, अगर आपको घर बनाना था, गाड़ी लेना था, तो बैंकों के ब्याज ज़्यादा थे, वो भी लगातार कम किए हैं। तो मोदी सरकार के समय कम हुए। आज इतनी तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में क्यों है? लोग घर क्यों बनाना चाहते हैं, गाड़ी क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो लगातार से इंटरेस्ट रेट कम आ रहे हैं, तो लोग खरीद ज़्यादा कर पा रहे हैं। अनुराग जी, एक और जो बड़ी चिंता है, लोगों में चिंता है कि अक्सर पेट्रोल और डीजल सरकारों के लिए वो सोर्स ऑफ फंड होता है, रेवेन्यू होता है, और उस पर आपने सेस लगाया। हालांकि आपने दूसरे टैक्सेस कम किए तो शायद कीमतें अभी ना बढ़ें, लेकिन लोगों को चिंता रहती है कि सरकार एक हाथ देती है, दूसरे हाथ ले लेती है। देखिए, 2 बातें हैं। अगर आप टैक्स की बात करें, सरकार का एक ही जरिया है आमदनी का, वो देखा जाए तो बड़ा वही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो भी हमारे लगातार कम हुए हैं। महामारी के समय हमने लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बचे, टीडीएस टीसीएस में 25% की कटौती की, और फिर लोगों को इनकम टैक्स रिफंड लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के हमने जल्द वापस किए, ताकि लोगों के पास पैसा आए। लोगों को मॉरेटोरियम पीरियड मिले, बैंकों से किस्त वापस ना करनी पड़े, इंस्टॉलमेंट भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी, तो हमने वो भी मूलधन भी नहीं चुकता किया, उन्होंने ना ब्याज दी, तो हमने वहाँ पे भी उनको छूट दी। लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, इसके लिए हमने सारे कदम कोविड-19 महामारी के समय उठाए। आगे भी हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अनुराग जी, आपकी सरकार, चाहे वो किसानों का मसला हो
या कृषि बिल का मसला हो, आपकी सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं और डबल इनकम को डबल करना चाहते हैं, उनकी जो उनकी लागत है उससे उनको डबल इनकम मिले। लेकिन बजट सत्र के दौरान संसद ठप है, विपक्षी आपके खिलाफ लामबंद है, किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, और आप मैसेज जो देना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं पहुंच रहा ज़मीन पर? दिलीप जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पहले दिन से मोदी सरकार किसान हितैषी है। कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय नाम जोड़ा, किसानों की भलाई के लिए पीएम किसान सम्मान निधि लेकर आए, हर किसान के खाते में 6,000 रुपया डालते हैं। अब तक 1,10,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिया। इस साल 65,000 करोड़ का और प्रावधान किया है। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लेकर आए, किसानों ने 14,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में दिया। मुआवजा 70,000 करोड़ रुपये का किसानों को मिला। मोदी सरकार योजना लाई। तीसरा, एमएसपी खरीद पहले भी थी, हमारे समय बढ़ी है, खरीद भी बढ़ी और दाम भी बढ़ा। दाम कितने बढ़े? 43% गेहूं और धान के दाम बढ़े एमएसपी के। खरीद कितनी बढ़ी? गेहूं 74% और धान 113% ज़्यादा खरीद हुई, यानी कि दुगनी खरीद हुई। दलहन तिलहन के दाम 65 से 70% ज़्यादा बढ़े, ये भी हमने किया। आगे हमने यूपीए के मुकाबले एमएसपी खरीद 2.5 गुना ज़्यादा की, 8 लाख करोड़ रुपये मोदी सरकार ने खर्च किया। फिर हमने लागत प्लस 50% मुनाफा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, किसान के लिए ज़्यादा पैसे का इंतज़ाम किया। हम मंडियों को और सशक्त कर रहे हैं। 1,000 मंडियों को पिछले साल कंप्यूटराइज किया, ई-नैम के साथ जोड़ा, इस साल 1,000 मंडी को और जोड़ने जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए किसानों के हित में ही सारे कदम उठाए और हम किसानों की आय को दुगना करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि किसान धरने पर क्यों है, देश का अधिकतर किसान कृषि बिलों से खुश है। कुछ किसानों के मन में भ्रम है, गुमराह किया गया है, कई ताकतें उसके पीछे लगी हैं। मैं उन किसान भाइयों बहनों से भी कहना चाहता हूं, शांति के साथ देखिए। एमएसपी आपका विषय था, हम लोगों ने कहा एमएसपी था, है, आगे भी रहेगा। मोदी सरकार ने एमएसपी के दाम भी ज़्यादा दिए, खरीद भी ज़्यादा की, तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। मंडी पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। मंडी के अलावा भी व्यवस्था खड़ी की गई ताकि किसान को ज़्यादा दाम मिले, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अगर किसान के मन में एक और शंका थी पराली जलाने को लेकर, हमने उस कानून को भी रोक लिया। उन्होंने कहा था बिजली वाले कानून को, हालांकि उनकी मांगों में पहले नहीं था, अब मांग पत्र लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमने फिर भी चर्चा पे कोई गुरेज नहीं किया, 11 चरणों में चर्चाएं भी की। जो 26 जनवरी को देश में घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उसकी देश के हर व्यक्ति ने निंदा की, खुद किसान नेताओं ने निंदा की। लेकिन ये ताकतें कौन है कि जिसको सरकार समय रहते भांप नहीं पाई, कि जो लाल किले पर चढ़ जाते हैं और लाल किले की प्राचीर से तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहरा देते हैं और इतनी हिंसा होती है, कितने पुलिस वाले घायल होते हैं। तो कहीं सरकार भांपने में चूक कर गई या सरकार भरोसे में रह गई? देखिए, भरोसा तो हमें अपने किसानों पर करना ही था। पहले दिन से ही हम अपने किसानों पर भरोसा करके चल रहे हैं। हमारे भाई बहन है, वो अन्नदाता हैं, और इसीलिए मोदी जी उनकी आय को दुगना करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन भोले भाले किसान भाइयों के कंधों पर कोई और बंदूक चला जाए, अपने राजनीतिक रोटियां सेक जाए, देश को बदनाम कर जाए, देश में इस तरह की व्यवस्था खड़ा कर दे कि किसान को एक खराब नज़र से देखने का प्रयास कुछ लोग करें, वो ठीक नहीं है। हमारे किसान देश के हित के हैं। मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूं, सैनिक परिवार से आता हूं, मैं स्वयं फौज में भी हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित भी कर रहे हैं, गुमराह भी कर रहे हैं और उनके कंधों पर बंदूक चलाने का काम भी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अनुराग जी, अभी हम 2 दिन से देख रहे हैं, इंटरनेशनल पॉप स्टार है रिहाना, एक पॉर्न स्टार हैं मियाँ खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग हैं जो पर्यावरणविद कहलाती हैं, जिनके लिए नोबेल पीस प्राइज़ की बात चल रही है, मांग चल रही है। उन लोगों ने ट्वीट करने शुरू किए। जवाब में भारतीय लोग जो हैं, इंटरनेशनल जो हमारे स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी उनके जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब इस मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में डिस्कशन शुरू हो गया। विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है कि हम किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी सामने खबरें आ रही हैं कि एक डिज़ाइन एक प्रोपेगेंडा है और इसके लिए पूरी ताकतें काम कर रही हैं। इस वक्त की स्थिति अगर हम देखें तो सरकार कहती है कि हम इस दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। यूएस की गवर्नमेंट है जो इस बिल के साथ सपोर्ट कर रही है। तो अब इस स्थिति में सरकार क्या सोचती है? भारत की सुरक्षा हो, संप्रभुता हो, सबके लिए भारत और भारत की सरकार
पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ लगी है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो वो भारत को कमज़ोर नहीं कर सकता। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का जो प्रयास विदेशी धरती पर बैठ के कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और उनके साथ साथ कुछ देश के अंदर बैठ के भी कर रहे हैं। और जब दुनिया देख रही है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसकी डबल डिजिट ग्रोथ होगी, 11.5% ग्रोथ होगी, तो उस समय में इस तरह के आंदोलन खड़े करके या इस तरह के शरारती ट्वीट करके भारत को बदनाम करने का जो प्रयास करते हैं, हम उनको कभी सफल नहीं होने देंगे। कितना वो कृषि कानून को जानते हैं? क्या रिहाना ने कृषि कानून पढ़े? क्या ग्रेटा ने कृषि कानून पढ़े? क्या जिन लोगों के आपने नाम लिए उन्होंने कृषि कानून पढ़े? क्या वो जानते भी हैं इन कृषि कानूनों से किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास किया जा रहा है? अगर उनको जानकारी नहीं थी तो किस मंशा के साथ ये ट्वीट किए गए? ये भारत के खिलाफ जो ताकतें लगी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो, और उनके समर्थन में जो यहाँ के लोग हैं इसकी जांच करके उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी है, या ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो मूलभूत अधिकार हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है कई लोगों के, चाहे वो आपका आसपास इंटरनेट को ब्लॉक करना हो। ट्विटर अकाउंट को लेकर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी कि कुछ ट्विटर अकाउंट ऐसे हैं जो भड़काऊ तरह के हैं, वो उसको भी एक नोटिस दिया गया, हालांकि उन्होंने फिर से उनको रिस्टोर कर दिया। देखिए, देश की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि विदेशी कंपनियां जो ट्विटर से या बाकी सब ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से हजारों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कमाती हैं, और वो प्लेटफॉर्म देश को एक ऐसा रूप देने के लिए, खराब छवि बिल्ड करने के लिए या प्रोपेगेंडा के रूप में फेक न्यूज़ चलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन किसी को देश को तोड़ने की आज़ादी तो किसी को नहीं दी गई, ना देश के अंदर ना देश के बाहर। और दिल्ली पुलिस क्या करे? दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्वक आपको 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने की अनुमति दे दी। दिल्ली पुलिस ने यह अनुमति तो नहीं दी थी कि आप लाल किले पर जाकर दूसरा कोई झंडा फहरा दें, लोगों को कुचलने के लिए ट्रैक्टर तेजी से चलाएं, हिंसा करें। तब तो देश पे बहुत सारे नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मारा क्यों नहीं, ये नहीं किया। अब वो लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर इंतजाम करती है रोकने का तो दिल्ली पुलिस का विरोध करते हैं। आखिरकार ये नेता ही बता दें दिल्ली पुलिस को करना क्या चाहिए। क्या दिल्ली के अंदर रहने वाले 2-2.5 करोड़ लोगों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली पुलिस को वही करना चाहिए जो कानूनी रूप से उनको करना चाहिए, दिल्ली के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, और भारत के लिए भी जो कदम उठाने पड़ते हैं वो भारत की हर एजेंसी को करना ही चाहिए। लेकिन अनुराग जी, अब रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक फ़ोन की दूरी पर सरकार बैठी हुई है, एक फ़ोन आप करेंगे और सरकार के मंत्री हाजिर हैं बातचीत करने के लिए। और जो किसान नेता हैं वो जगह जगह अपनी महापंचायत करते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये कानून वापस ले लिए जाएं। और रास्ता कैसे निकले जब दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम है? देखिए, हर आंदोलन का रास्ता बातचीत से निकलता है, लेकिन ऐसे नहीं निकलता कि आप कहो कि तीनों कानून वापस कर लें। उन तीनों कानून में खराबी क्या है, क्या कमी है? आखिरकार देश के अधिकतर किसान अगर इन कानूनों से खुश हैं, उनकी आय दुगनी हो सकती है, उनको ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं, तो कोई तर्क तो बताए कि किस कानून में क्या कमी है। कोई एक ये बात करके राजी नहीं, मैंने एक टीवी चैनल पर नहीं देखा कि इन तीनों कानून से किसी किसान को क्या दिक्कत है। केवल इतना कह देना कि तीनों कानून वापस ले लो, लेकिन आप ये बता नहीं सकते कि उसमें एक क्लॉज कौन सा है जिसके कारण किसान को परेशानी होने वाली है। आखिरकार सरकार ने 11 राउंड चर्चा की, आगे भी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने तो कभी मना नहीं किया। लेकिन संसद में कोई इस तरह की बहस भी नहीं हो पा रही जहां विपक्ष जो है वो आपकी सुने और आप विपक्ष की सुने। हम तो सुन रहे हैं। सरकार ने पहले दिन से कहा कि आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है, और मोदी सरकार की देखिए आपको पीठ थपथपानी पड़ेगी। 2014 से लेकर 2021 तक मोदी सरकार ने सदा कहा जो भी चर्चा करनी है हम सदन के अंदर करने के लिए तैयार हैं। स्टूडियो में करनी वहां पे हमारे प्रवक्ता करने के लिए तैयार है, सड़कों पर करनी वहां पर हमारे नेता करने के लिए तैयार है। आज सदन चल रहा है, आप सदन के अंदर चर्चा कीजिए। राज्यसभा में सब लोगों ने पक्ष रखा,
उसका उत्तर भी देंगे। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कई बार सरकार की मंशा सरकार साफ रखती है, लेकिन जिन तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पाती है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं उसमें से चलिए कुछ एक धड़ा होगा कि एक हिस्सा होगा, कुछ एक गुट होंगे या कुछ प्रदेशों के लोग होंगे, वो विरोध कर रहे हैं। अब आपके सामने चुनौती ये है कि उनको मनाएं या उनको घर वापस भेजें। देखिए, सरकार का काम है सबकी बात को सुनना, समन्वय बिठाना और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच के साथ नया रास्ता निकालना जो दोनों के लिए अच्छा हो। तो हमने भी किसान भाइयों से यही कहा कि आइए एक एक कानून पर चर्चा करते हैं, किस बात पे आपको दिक्कत है, जहाँ पे हमें भी लगता है कि ठीक है इसमें बदलाव कोई हो सकता है, वहाँ पर बदलाव भी करेंगे। हमने कहीं मना नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सुनते नहीं, आप तानाशाही कर रहे हैं आप लोग। वो तो ट्वीट कर रहे हैं और नाम गिना रहे हैं कि सारे लोग। देखिए, उनको शायद इंदिरा गांधी जी की याद आ रही होगी, इमरजेंसी का समय याद आ रहा होगा, जहां मीडिया के लोगों को भी लेख लिखने पर, दिखाने पर सब प्रतिबंध था। मोदी सरकार में तो आप अपनी बात कह रहे हैं। राहुल जी के पास कोई तथ्य नहीं होते, उसके बावजूद भी जो कहना कहते हैं, एंटरटेनमेंट अच्छा करते हैं। अब प्रियंका गांधी उन किसानों के परिवारों से मिलने के लिए निकली हैं जिस युवक की जो है मौत हुई थी ट्रैक्टर पलटने के बाद, उस परिवार पर भी जा रहे हैं और बाकी किसानों के यहाँ भी जाके मिल रहे हैं, वो जिनके परिवार, जिनके लोग या इस आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हो गई। देखिए, उनको अपनी राजनीति करनी, जैसे करना चाहें करें। भाई बहन को आपस में काम बांट के जो भी करना है, आखिर एक परिवार को ही तो कांग्रेस चलानी है, उस परिवार को तय करना है कांग्रेस ने क्या करना। बाकी नेता तो कांग्रेस में केवल जी हजूरी करने के लिए हैं। तो जो भाई बहन और माताजी जो तय कर लें वो ठीक है, कांग्रेस करे, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं या जो लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो पहले से एक फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं कि हम अपना पक्ष हमने रख दिया, अब आप बताइए। तो किसान कैसे इस मसले को सुलझा लें? किसान नेता जो है कैसे मसले को सुलझाएं? वो भी अपनी बात लेके चले जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि साहब सुनते तो है नहीं, मीटिंग कराए जा रहे हैं। देखिए, अगर इतने घंटे बैठ के बैठक होती है, चर्चा होती है, सुना जाता है, ये शायद अपनी पार्टी की बात करते हैं जहाँ इनके अपने संस्थापक सदस्य जो थे, फाउंडर मेंबर थे, वो सब इनको छोड़ के चले गए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आम आदमी पार्टी के अंदर अराजकता हो सकती है, इनकी सरकार के कारण अराजकता हो सकती है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में विश्वास रखने वाले हैं। हम राज्य की सरकारों को, किसान संगठनों को, सबको साथ में लेकर चलने के लिए तैयार हैं। हमने तो कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री ने देश भर में बात की और देश भर में बात करके कोविड में जो काम मोदी जी ने किया है, पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा है कि पूरी दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में, उनमें एक भारत है। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अब चुनाव का मोड है, हम आपके प्रदेश की बात भी करेंगे। पश्चिम बंगाल का मामला हो, तमिलनाडु का मामला हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के नेता हों, बीजेपी के मंत्री हों, वो हिंसा करा रहे हैं और चुनाव से पहले हिंसा इसलिए करा रहे हैं ताकि लोगों में डर पैदा कर सकें। देखिए, राज्य में उनकी सरकार है, दादागिरी के लिए उनकी सरकार जानी जाती है। दीदी तो कहने के लिए नाम रह गया, दादागिरी ही चलती है। दूर दूर तक ममता कहीं नज़र नहीं आती किसी के प्रति, और जितने नेता उनकी नाव में सवार थे, एक एक करके सब कूदते जा रहे हैं और नाव में इतने छेद हो रहे हैं कि टीएमसी की नाव जल्दी डूबने वाली। दीदी कह रही हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबसे परेशान है, तो वो सब भाग रहे हैं आपकी तरफ बचने के लिए। कट मनी से लेकर बाकी भ्रष्टाचार किसकी सरकार में? ममता बनर्जी जी की सरकार में। चिट फंड घोटाले किसकी सरकार में? ममता जी की सरकार में। एक मुख्यमंत्री ऐसी जिसकी 3 करोड़ रुपए की पेंटिंग बिक जाए, खरीदता कौन है? चिट फंड वाली कंपनी खरीदती है, जो आम आदमी, गरीब आदमी का पैसा लेके भाग जाती है। तो ममता जी को उसका जवाब देना चाहिए। ये दीदी भतीजे की सरकार है। आपका स्टेट 1971 में बना था, 50 साल का हो गया, तो अब मैच्योर हो गया। आपको लगता है कि विकास में भी वही पैमाना मैच्योरिटी का आ गया है या अभी मतलब थोड़ा बहुत बाकी है? वैसे कुछ 50 साल के युवा नेताओं की मैच्योरिटी तो नहीं आई। आप राहुल गांधी की तरफ इशारा करें? नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं।
लेकिन हिमाचल प्रदेश ने 50 सालों में जो शानदार काम किया है वो आज तक की सभी सरकारों ने अच्छा काम किया। इसी के कारण शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बहुत सारे ऐसे पैमानों पर हिमाचल का दर्जा बहुत ऊपर आता है। एक मॉडल स्टेट के रूप में देखी जाती है कि लोग उसकी ओर देखें। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है अभी भी हिमाचल को बहुत कुछ करना ज़रूरी है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इसको बनाना चाहिए। कुछ क्षेत्र अपने चुन के उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, चाहे टूरिज़्म है, हाइड्रो पावर है, एजुकेशन है, आईटी है, हैंडीक्राफ्ट हैंडीलूम है। इस तरह से कुछ क्षेत्रों को चुन के उसमें बहुत तेज़ी के साथ फोकस करना चाहिए ताकि रोजगार भी उत्पन्न हो और प्रदेश की आय भी बढ़ सके। आपसे ये उम्मीद करते हैं राज्य के लोग या राज्य की सरकार कि आप देश के खजाने के वित्त राज्य मंत्री हैं, सेंट्रल में आप हैं, तो एक ग्रीन बोनस है, स्पेशल पैकेज की बात होती है, रेलवे की बात होती है, क्योंकि अटल टनल तो खुल गई, अब रेलवे की बात है। तो इलेक्शन मोड में भी पार्टी आ गई, क्योंकि अब आपके पास 1 साल का ही लगभग वक्त है चुनाव की तैयारी का। लगता है कि ये आ जाएगा? देखिए, भनुपली बिलासपुर रेलवे लाइन को हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन, उसको भी हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस साल उसका काम पूरा हो जाएगा हिमाचल का। इसके साथ साथ हमारा प्रयास और भी है, आधारभूत ढांचा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, एम्स, पीजीआई, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर ईएसआई, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम, ये सब हमने हिमाचल में बनवाए ताकि हिमाचल में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हों। और भी केंद्र से जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जिससे लगभग 35 से 40 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उसको लेने का हमारा प्रयास है ताकि हम हिमाचल की मदद उस पर कर सकें। टेक्सटाइल पार्क भविष्य में हिमाचल में बने, उस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं ताकि रोजगार का सृजन भी हो और आम आदमी को इससे लाभ भी मिल पाए। आने वाले दिनों में आपकी पार्टी की बैठक होने वाली है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से हैं, आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, युवा नेताओं में शुमार हैं, दावेदारों में भी शुमार है, भविष्य के नेताओं में। कभी आपके समर्थक भी चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर जी की भी दावेदारी हो पार्टी, और आम आदमी पार्टी भी वहाँ घुस रही है, वो कहती है कि हमारी जो ज़मीन है हमको वह तलाशनी है वहाँ पे, और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी के पास अधिकार है, कोई जहाँ मर्जी जाए, प्रयास करे, पहले भी आए अब फिर आए, सबका स्वागत है। आखिरकार लोकतंत्र में हर किसी के पास अवसर अपनी बात रखने का, नीतियों को रखने का, विचारधारा को रखने का, जिसको लोगों को वोट देना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने 4 बार मुझे लोकसभा का सांसद बनाया और मैंने अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने का हरसंभव प्रयास किया है। और हिमाचल की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मैं तो उसका सदा धन्यवादी ही रहूँगा। जहाँ देश के प्रधानमंत्री भी आकर हिमाचल का छोकरा संबोधित करते हैं तो अपने आप में ही पता चलता है कि हिमाचल ने मुझे कहाँ तक पहुँचाया है। देश और दुनिया में जितनी मेरी पहचान बनी उसके लिए हिमाचल के लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि इलेक्शन मोड में अब लगभग आप आ गए हैं, 50 साल तो आपके राज्य के हो चुके हैं, लेकिन आगे चुनौती चुनाव की है? देखिए, लगातार सरकार काम करती है, अभी 2 साल सरकार के पड़े हैं। सरकार हर क्षेत्र में काम करेगी, जयराम जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 2 सालों में और काम करेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार किसानों के साथ मिलकर एक समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी और कम से कम देश की जो विकास की रफ्तार है वो और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।